नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद और ख़ास तौर से अगर मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश में जो इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, करीब-करीब आधी सीटें घट गई भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद पहली कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे, जो इनके प्रदेश प्रभारी और दूसरे तमाम पदाधिकारी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष वगैरह सब थे। जो मंथन हुआ वो तो हुआ, पर जो भाषण सामने आए, उनका लब्बो-लुआब ये है कि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बैक फुट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पिछली बार की तरह ही वोट शेयर तो इस बार भी इंटैक्ट ही रहा है, उतना ही रहा है। कुछ अति आत्मविश्वास, कुछ विरोधी दलों की जो गलत बयानी है या जो झूठ आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर, खटाखट वाला, उसको लेकर के पब्लिक में कुछ गलत संदेश चले गए और उसका नतीजा हमारे आपके सामने है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही तमाम तरह की बातें निकल करके आ रही हैं, ये बाहर भेजी जा रही हैं और एक गलत संदेश देने की कोशिश हो रही है कि जैसे योगी आदित्यनाथ ही जिम्मेदार हैं अगर 2014 और 2019 की तरह नतीजे लोकसभा चुनाव में नहीं आए हैं। 2014 में तो वैसे भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, उनके हाथ में कमान भी नहीं थी। 2017 में आप कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन गए थे, तो 2019 में तो अच्छे ही नतीजे आए थे, बुरे नतीजे नहीं आए थे। और इस बीच तो 2022 भी गुजरा है, जिसमें फिर से सरकार बनी है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि साहब ये जो हवा बनाई जा रही है, इसके पीछे का मकसद क्या है? ताकतें कौन-सी हैं जो योगी आदित्यनाथ के कद को छोटा करने की कोशिश कर रही हैं या उनके रास्ते की बाधा बनने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि तमाम तरह की चर्चाएँ अब 2029 की लीडरशिप को लेकर के भी शुरू हो चुकी हैं कि 2029 में तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तब चेहरा कौन होगा? तो क्या बीजेपी के भीतर इसको लेकर के भी अब टांग खिंचाई शुरू हो गई है? एक दूसरे का कद छोटा करने की कवायद शुरू हो गई है? मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और आपके जाने-पहचाने चेहरे वीरेंद्र नाथ भट्ट। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि साहब जो एक ये आबो-हवा बनाने की कोशिश हो रही है, कार्यकारिणी की बैठक में क्या हुआ उस पे मैं बाद में आता हूँ। लेकिन जो एक ये हवा बनाने की कोशिश हो रही है कि उत्तर प्रदेश के लिए तो जो भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ उसके लिए योगी आदित्यनाथ ज़िम्मेदार हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है कि ये जो महाराष्ट्र में सीटें कम हो गई, हरियाणा में सीटें कम हो गई, राजस्थान में हो गई, पश्चिम बंगाल में हो गई, तो इनके लिए भी योगी आदित्यनाथ ज़िम्मेदार हैं? देखिए साहब, अगर यूपी में भारतीय जनता पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई है, तो हम इसकी बहुत ही स्मॉल आयोजन में बहुत ही छोटे दायरे में चर्चा करेंगे। तो छोटे दायरे में चर्चा करेंगे तो कोई बहुत उसमें दर्शकों के लिए कोई बहुत अच्छी जानकारी उभर के सामने नहीं आएगी। भारत एक इमर्जिंग शक्ति है, एक उभरती हुई इकोनॉमी है। 2014 में हम जो है 12वें नंबर पे थे, आज हम 5वें नंबर पे हैं। और दुनिया के लिए, यूरोप के लिए ये एक चुनौती है और चीन के लिए भी चुनौती है। तो हमें इसको देखना चाहिए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। और जो जो किया गया कोविड के बाद से लगातार ये इंटरनेशनल मीडिया में भारत के खिलाफ एक बहुत ही संगठित अभियान चल रहा है कि कैसे भारत की छवि को खराब किया जाए। ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और एक जो उनका चिंटू है अल जजीरा,
हर जगह एंटी इंडिया, एंटी मोदी कैंपेन चल रहा है। और ये बात बहुत स्पष्ट थी कि जो ग्लोबल डीप स्टेट है वो ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोका जाए, ना रोक सको तो कम से कम कमजोर किया जाए। तो पूरे चुनाव के पहले आप अगर अगर ठंडे दिमाग से अगर अगर परिदृश्य को देखिए तो संगठित तरीके से 2022 से ही जाति, वर्ग, क्षेत्र, रिलीजन, भाषा और इंस्टीट्यूशन, इन 6 विषयों को वेपनाइज किया गया और पहले कहा गया कि साहब वो जाति जनगणना कराओ। बिहार में हो भी गई, यूपी में कराने की मांग की गई और राष्ट्र में कराने की मांग की गई। फिर जो है वर्ग संघर्ष की बात की गई कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि हम जो है इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, उत्तराधिकार टैक्स लगाएंगे और जो पैसा अमीरों का है वो छीन के हम गरीबों को देंगे। फिर बात आई रीजन की। आपको याद होगा चुनाव के पहले फरवरी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बाकायदा आकर के जंतर मंतर पे धरने पर बैठे। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी शिवकुमार के भाई जो एमपी थे जो चुनाव हार गए, उन्होंने तो अलग देश की मांग कर डाली, कर्नाटक को हमको आजाद कर दो। उसके बाद भाषा की बात छेड़ी गई कि साहब ये तमिल है और ये हिंदी है और ये जो है ये हिंदी थोपी जा रही है। फिर इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया गया कि बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है, संविधान खत्म हो रहा है, ईवीएम के जरिए इलेक्शन की रिगिंग की और गड़बड़ी की कोशिश की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट पे भी हमले किए गए। तो यानी हर तरीके से भारत की जो पूरे विश्व में जो भी विश्वसनीयता है, जो इंडियन लीडरशिप की, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो भी साख है, उसको हर संभव तरीके से नष्ट करने का प्रयास किया गया। पिछले वर्ष कर्नाटक के असेंबली चुनाव में आपको याद होगा कि अमूल ने वहां पे अपनी बिक्री के लिए कुछ प्रयास किए, तो कांग्रेस ने ये तक प्रचार कर डाला कि बीजेपी जो है कर्नाटक की जो डेयरी है, कोऑपरेटिव डेयरी नंदिनी, जो उसके प्रोडक्ट का नाम है, जैसे यूपी में पराग है वहां नंदिनी है, तो नंदिनी को किल करके बीजेपी गुजराती ब्रांड को यहाँ पे थोपना चाहती है और कर्नाटक के लोगों के हित के खिलाफ काम कर रही है। जबकि अमूल एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और 20 साल और कम से कम 20-25 साल से 30 साल से अमूल के प्रोडक्ट्स पूरे देश के हर राज्य में मिलते हैं, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट में भी मिलते हैं। तो एक ये फर्जी मुकदमा जो है इन्होंने बहाना शुरू किया। तो इस सारे अभियान के चलते ये जो अभियान चला कि साहब जो है संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा और खटाखट हम जो है हर महीने 8,500 रुपया देंगे, साल में 1 लाख रुपए देंगे। और ये भी कहा कि अगर नरेंद्र मोदी 5 किलो गेहूं फ्री दे रहे हैं, हम 10 किलो देंगे। तो इस सबको लेकर के एक ऐसा माहौल बन गया यूपी में कि इससे जो झूठ का महासागर या जो झूठ का पहाड़ खड़ा हुआ, उसके आगे बीजेपी के नेता और बीजेपी की कैंपेन उसका मुकाबला नहीं कर पाई और साफ कहूं तो बौनी साबित हुई। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे इलेक्शन की जो माइक्रो मैनेजमेंट किया, जो हैंड होल्डिंग की, यूपी की बीजेपी के नेतृत्व की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। जितने लोगों के टिकट आपने बदले उसमें से 90% चुनाव हार गए और जिनके बदलने को कहा गया था उसमें आपके एक भी नहीं बदले। तो ये सब जो ये जो सारे मुद्दे थे, ये सब एक जगह कन्वर्ज हो गए, मर्ज हो गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2014 और 19 की तुलना में 2024 में भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेशनल नैरेटिव नहीं था, जिसके चलते वो राष्ट्रीय स्तर पर मतदाताओं से सीधा संपर्क संवाद कर सकने की स्थिति में होती। और नेशनल नैरेटिव, राष्ट्रीय विमर्श ना होने की वजह से तो ये चुनाव क्षेत्रीय हो गया, चुनाव लोकलाइज हो गया और सारा फोकस जो है उम्मीदवार पे हो गया। तो उम्मीदवार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो नाराजगी थी, जो शिकायतें थी, वो हर क्षेत्र का प्रमुख मुद्दा बन गई। और उस नाराजगी को काटने में योगी और मोदी की कैंपेन काटने में असफल रही। और जैसे कहा जाता है यूपी में, ये तो सब लैंप पोस्ट इलेक्शन है, बिजली का खंभे को भी वोट दे दोगे तो को भी हम अगर कैंडिडेट बना देंगे तो इलेक्शन जीत जाएगा। ऐसी स्थिति 2014 में थी।
19 में थी। ये इसलिए थी कि बीजेपी के पास एक नेशनल नैरेटिव था, एक राष्ट्रीय विमर्श था, जिसके आधार पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक बीजेपी एक ही मुद्दे पर जनता से सीधा संवाद करके उस तक अपनी बात पहुंचाने में सफल रही। अब ये इस बार हो नहीं पाया, तो इससे हुआ क्या कि वीरेन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। क्या जी इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि ये जो अत्याधिक आत्मविश्वास था, इसकी वजह से भी लुटिया डूबी? बिल्कुल सही बात है ये। नरे योगी आदित्यनाथ ने 200 से ज्यादा सभा की है यूपी में, और अगर पूरे देश की डोल लें तो संख्या 250 के ऊपर जाती है। तो योगी जी ने अब तो अपने जो सारे प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम उदाहरण के तौर पर मामला लें मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर में अगर जो 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 संजीव बालियान है और जो संगीत सोम का झगड़े को सुलझाना, ये किसकी जिम्मेदारी थी? क्यों नहीं किया काम? अगर केंद्रीय नेतृत्व जो है, अगर संजीव बालियान को टिकट दे रहा है जानते हुए कि नाराजगी है, तो आपने हल क्यों नहीं किया? मेरठ में अरुण गोविल के खिलाफ राजेंद्र अग्रवाल ने काम किया। खैर, अरुण गोविल चुनाव जीत गए, लेकिन उसको ये फायर फाइटिंग का काम, जब सारा जिम्मा सारी ताकत आपने अपने हाथ में ले रखी दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने, तो दिल्ली के लोगों को ही फायर फाइटिंग का जिम्मा संभालना चाहिए था। योगी जी चाहते थे अयोध्या से लल्लू सिंह को टिकट न मिले, लेकिन आपने टिकट दिया, अब वो चुनाव हार गया, तो योगी जी कहां जिम्मेदार है? अगर योगी जी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर होते, अगर योगी जी केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर होते, टिकट बांटने में कोई उनकी भूमिका होती, या कहां कहां टिकट क्या दिया जाना है उनसे कुछ पूछा गया होता, क्या ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसकी तो जब ये सब आपने कुछ नहीं किया, तो फिर ये जो है वो कहां जिम्मेदार हो गए? फिर ये चुनाव के पहले ये अफवाहें उड़ी। अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव के बाद योगी जी को हटा दिया जाएगा। राजपूत मतदाताओं को भ्रमित करने का भरपूर प्रयास किया गया। पहले फेज से शुरू हो गया। इस इस भ्रम को दूर करने के लिए बीजेपी ने क्या किया? योगी जी 2 बार सहारनपुर गए, मुजफ्फरनगर में मीटिंग की, लोगों से बात की, लेकिन पूरे नेतृत्व अगर इसमें एक होकर के, यूनाइटेड होकर के अगर इस काम में नहीं लगता, अगर नहीं लगेगा, तो अकेले योगी जी क्या कर लेंगे? और फिर एक बात मैं बहुत साफ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को अब ये ओन करना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ उसके नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी अभी भी योगी आदित्यनाथ को कुछ कुछ दूरी बना के रखी जाती है। ये आरएसएस के बैकग्राउंड के नहीं है, ये तो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं। गोरखनाथ पीठ का महंत ने आज से नहीं, महंत दिग्विजय नाथ सिंह के समय से अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाए रखी है, बरकरार रखी है, और आज भी है। महंत अवैधनाथ पहले हिंदू महासभा से एमपी होते थे, बाद में वो विश्व हिंदू परिषद में आ गए, बीजेपी के सिंबल पे एमपी हुए, लेकिन उन्होंने अपने मठ की आइडेंटिटी को कभी भी बीजेपी में मर्ज नहीं किया। योगी जी ने भी नहीं किया। तो पहली बात तो बीजेपी को ये तय करना, और जब तक योगी जी चीफ मिनिस्टर नहीं हुए थे, तब तक ये कहा जाता था कि योगी जी बीजेपी के अंदर पार्टी विद इन पार्टी है। वो आसपास के 7 जिलों में, 8 जिलों में वो तय करते हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, और इसको लेकर के योगी जी का हमेशा बीजेपी के प्रदेश नेता से टकराव होता था असेंबली चुनाव में। खास करके 2007 में जब सूर्य प्रताप शाही, जो आजकल कृषि मंत्री हैं, जब वो अध्यक्ष थे प्रदेश के, तब टकराव चरम पे था। तो ये तो पहली बात तो बीजेपी को ये मुद्दा हल करना होगा कि बीजेपी क्या उनको होली ओन करती है कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और अब ये तय करना पड़ेगा। और ये जो आपने जो उनके संग जो लोग आपने बिठा रखे हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये इनकी राजनीतिक उपयोगिता क्या है? ये बोझ है या कोई एसेट है? अब और दोनों को डिप्टी सीएम बने 2 साल हो गया, इनकी पॉलिटिकल वायबिलिटी क्या है? ये हमारे पास इसको जानने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है। तो ये सारे मामले आपको हल करने होंगे। और प्लस बीजेपी की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे चुनाव के पहले दल बदल के आधार पर बड़ी संख्या में लोगों को शामिल किया जाता है। ये जो प्रवासी पक्षी आपकी पार्टी में आते हैं,
ये आपकी पार्टी की रीति नीति विचारधारा संस्कृति में घुल नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही बात, अब जो बिल्कुल। आपके जौनपुर के राजेश मिश्रा एमएलए का बयान वायरल हो रहा है, जो उसने कहा है कि 27 में अगर हमने ठीक नहीं किया तो बुरा हाल होगा। अब वो आदमी समाजवादी पार्टी का है। अब उसको लग रहा है कि अभी से हम अगर समाजवादी पार्टी में अपना ठौर नहीं ढूंढेंगे तो 27 में एमएलए नहीं बन पाएंगे। ऐसे कम से कम 100 एमएलए हैं बीजेपी में। अब आपने प्रवासी भर्ती क्यों की? अब आप बात करते हैं विचारधारा की, लेकिन जब टिकट बांटने का समय आता है तो आप केवल देखते हैं चुनाव जीतने की क्षमता, विनेबिलिटी। तो जब विनेबिलिटी ही आपका आधार है तो आप क्यों दावा करते हैं कि आपके पास कोई अपने आप में बड़ी अनूठी और बड़ी विशिष्ट विचारधारा है जो जो आपको समस्त दलों से अलग खड़ा करती है? ऐसा कुछ नहीं है। और इस लोकसभा चुनाव के पहले तक, 22 के पहले तक सुनील बंसल बीजेपी के सर्वे सर्वा थे। वो वही करते थे जो अमित शाह चाहते थे और योगी जी की कोई भूमिका नहीं थी। तो अब तो ये जो आपने जो कमांड एंड कंट्रोल के जो पार्टी स्ट्रक्चर में, बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की है और कि ये जिला है, ये राज्य है और ये केंद्र है। तो इसको अगर जब ये सब आपके पास स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइंड है तो उसके आधार पर आपको योगी आदित्यनाथ की पार्टी के संगठन में एक स्पष्ट भूमिका तय करनी होगी। खाली उनको प्रचार में भेजने से काम नहीं चलेगा। अगर वो यूपी के मुख्यमंत्री 7 साल से हैं और वो हर साल एक जिले का 3 बार दौरा करते हैं, तो योगी जी को एक एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पता है, उनको एक एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पता है। यदि उनके इनपुट का बीजेपी लाभ नहीं लेगी और यदि उनके इनपुट को या उनकी राय को महत्व नहीं देगी तो कैसे बीजेपी दावा कर सकती है कि हम सब ठीक कर लेंगे 2027 में ये और ये हम आपको ये आप जीतेंगे। ये आपको अजीबोगरीब नहीं लगता कि इतने सीनियर नेता जिनको देश भर में आप भेजते हैं चुनाव प्रचार के लिए, वो संसदीय बोर्ड का हिस्सा ही नहीं है अभी तक? अरे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं है। एक महिला हरियाणा की है, वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर है, सरिता यादव, जिसे कोई जानता नहीं सुधा है। यादव, सुधा सुधा यादव। यादव कोई जानता है हुँ। उनको? बताइए क्या उनका योगदान पार्टी में है? तो जब जब योगी आदित्यनाथ ऐसे व्यक्ति का, जिसके पास यूपी के एक एक जिले का, एक एक शहर का, एक एक विधानसभा लोकसभा चुनाव का सारा डाटा उनके उनकी हथेली पर है, जब उनकी किसी राय का महत्व नहीं है तो आप योगी को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? और ये बात और ये अफवाह फैलाना, ये माहौल बनाना कि योगी को हटाया जाएगा, योगी को बदला जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती होगा। और ये इनको याद रखना चाहिए, 1991 में इनका पहली बार बहुमत आया था और दूसरी बार बहुमत आने में 26 साल लग गए थे। 2017 में आया था और अगर योगी के संग इस तरह का कोई खिलवाड़ गया तो अब की 26 साल लगे थे, अब की बार 52 साल लगेंगे, ये आप जान लीजिए। तो ये जो है ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, यहाँ से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और यूपी में सीटें आपकी कम हो गई। अगर यूपी में सीटें आपकी आ गई होती जो आई थी 2019 में, तो आप लगभग मेजोरिटी के करीब होते। और आज जो आपको लानत और जो आपको अपमान झेलना पड़ रहा है, जिस तरीके से आपके ऊपर राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग और खड़गे आपके ऊपर मजाक कर रहे हैं कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये कमजोर गवर्नमेंट है, ये चल नहीं पाएगी, ये गिर जाएगी, आज आपको ये अपमान झेलना पड़ रहा है। तो इस अपमान के आप स्वयं दोषी हैं, अमित शाह दोषी हैं और मैं साफ कहता हूं नरेंद्र मोदी दोषी हैं इसके। अरे उनकी अपनी जो है वोट कम हो गए और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को 4 लाख वोट मिला है वाराणसी की लोकसभा सीट से और नरेंद्र मोदी की मार्जिन मार्क 1.5 लाख हो गई। नरेंद्र मोदी को अपने क्षेत्र में अपने पांव के नीचे क्या घट रहा है इसकी जानकारी नहीं थी? क्या इसके लिए योगी जिम्मेदार हैं? क्या है नेटवर्क बीजेपी का के संगठन का, आरएसएस का और इंटेलिजेंस का, जो नरेंद्र मोदी को यह भी नहीं बता पाया कि आपके पांव के नीचे जमीन खिसक रही है और आप जान नहीं पाए? और लोग तो ये भी कह रहे हैं, अभी एक मित्र ने कमेंट भी किया है कि साहब अगर योगी को आपने छेड़ा, तो केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में ही आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, पहले लगे थे 26 साल, अब की लगेंगे 52 साल लौटने में, ये आप जान लीजिए। तो ये जो है, ये योगी की ये इस तरह का माहौल बनना, इस तरह की अफवाहें फैलाना कि यूपी में लीडरशिप चेंज की बात हो सकती है, हम बदलने जा रहे हैं, यही अपने आप में योगी जी की साख पे अगर बट्टा लगाएगा
तो यही बीजेपी के लिए बहुत आत्मघाती होगा। और ये नहीं भूलना चाहिए कि अगले 3 महीने में हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है और अगले ही 3 महीनों में यूपी में 10 असेंबली सीटों पर उपचुनाव है। इसमें 5 सीटें बीजेपी और इनके अलाइंस की हैं। तो ये सब जो है, ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी और आत्मघाती जो विमर्श बीजेपी में चल रहा है, आज की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की नई बात ये थी, आमतौर पर 300 से 400 लोग आते थे, आज 3000 से ऊपर लोग आए हैं। आज की बैठक में लगभग 3400-3500 लोग आए हैं। तो अगर इतना बड़ा आपने अगर बैठक की है तो इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि पार्टी में जितने विरोध हैं, गतिरोध हैं, विरोधाभास हैं, उनका एक सुसंगत एमिकेबल सॉल्यूशन सब लोग बैठ के निकालें। लेकिन यूपी जो बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या है, तो माइक्रो मैनेजमेंट, सब कुछ दिल्ली से होगा। ये अब नीति बीजेपी को बदलनी होगी। राजस्थान में भी यही समस्या आ रही है। भजन लाल शर्मा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली से माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। यही छत्तीसगढ़ में हो रहा है, यही मध्य प्रदेश में हो रहा है, यही गुजरात में हो रहा है। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सही बात कह रहे हैं। ये बताइए साहब, ये बार-बार एक उप मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है कि वो ऊपर से निर्देश लेकर के या इशारा पाकर के कुछ एमएलए को भड़काने की चेष्टा में है और कुछ बयानबाजी हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई आपको लग रही है? बिल्कुल हो रही है, ऐसा हो रहा है। मैंने आपसे कहा ना, ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन बिल्कुल अतिशीघ्र होने वाला है और एकदम निकट है, इमिनेंट है, ये सब बीजेपी के लिए आग से खेलने के समान है। ये आत्मघाती होगा। अब आपको चोट लगी है इस लोकसभा चुनाव में, तो अब इस घाव को सहलाने का समय है, इस घाव को भरने का समय है और अगली लड़ाई के लिए तैयार होने का समय है। अब ये समय ये नहीं है कि आप इस घाव के ऊपर एक और घाव करें। तो ये सब जो हो रहा है, ये सब जो है, इससे बीजेपी का नुकसान होगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। और मैं बहुत साफ बता रहा हूं, आप अगर ध्यान से देखिए, बीजेपी जितनी सीटें लोकसभा की हारी हैं, केवल एक सीट ऐसी है जहां विक्ट्री मार्जिन समाजवादी पार्टी का 1 लाख से अधिक है। बाकी हर जगह 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 24,000 है। तो लोकसभा के चुनाव में 20,000, 25,000, 5,000 का कोई मतलब नहीं होता है। वो कुछ मतलब नहीं है, वो तो बस जीत है। 2-3 बातें योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कही हैं, उनकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी में उन्होंने कहा है कि साहब, एक दौर था जब पीपल के पेड़ कटवा दिए जाते थे ताजियों के लिए, घोड़े दौड़ा दिए जाते थे, सड़कें बंद कर दी जाती थी, कर्फ्यू जैसा माहौल कर दिया जाता था। आज कोई इस तरह की हरकत कर नहीं सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में क्या कुछ बदला है। एक बात उन्होंने और भी कही है, उन्होंने कही है कि प्रयागराज में राजू पाल की, उमेश पाल की हत्या हो गई। क्या ये पिछड़ों की हत्या नहीं थी? या कृष्णानंद राय और रमेश पटेल और रमेश यादव की हत्या हुई और फातिहा पढ़ने जाते हैं माफियाओं का लोग बाग। तो ये जो टिप्पणियां हैं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं योगी देखिए, मैं आदित्यनाथ आपको की। 2 बातें बताता हूँ। जैसे अभी 2 जुलाई को घटना हुई हाथरस में, वो बाबा जो कौन है, उनका नाम क्या है, सूरजपाल, सूरजपाल। सूरजपाल। तो वहां पे बहुत ही ट्रेजिक घटना हुई। 121 लोगों उसमें मौत हो गई और ये बहुत ही दुखद घटना है। और अब उसमें अब कुंठा क्या है अपोजिशन की, योगी जी ने उसी दिन एक कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी लक्ष्मी नारायण और संदीप सिंह को रवाना किया, साथ में चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस को भेजा। नेक्स्ट डे वो खुद गए और अलीगढ़ और हाथरस में उन्होंने अस्पतालों का दौरा किया, परिवार वालों से मिले, गांव में गए, 8 घंटे वहां रहे और लौट के आने के बाद उन्होंने थर्सडे की रात को उन्होंने जांच आयोग के गठन का आदेश कर दिया और फ्राइडे को सुबह उसका आदेश जारी हो गया। अगले 2 दिन में जांच आयोग ने हाथरस का दौरा कर दिया
और उसके बाद मंडे और इसी दौरान उन्होंने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई, आपको मालूम होगा मंगल बुध को रिपोर्ट आई है और एसआईटी ने मोटा माटी बता दिया कि वहां क्या हुआ। इससे हुआ क्या कि मुख्यमंत्री जी ने और वहां सबको मुआवजा भी बांट दिया गया। इस बीच वहां राहुल गांधी हो आए, तो नरेंद्र मोदी तो योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को डिफ्यूज कर दिया, उस मामले को बड़ा बनने से रोका और अपोजिशन के लिए उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने के संभावनाओं को उन्होंने पूर्णतः समाप्त कर दिया। राहुल गांधी भी वहां गए तो केवल इतना बोल पाए कि साहब मुआवजा बढ़ाइए, और खबर तो ये भी है कि राहुल गांधी के वहां जाने से अखिलेश यादव नाराज है कि साहब आप तो हमारे क्षेत्र में बिना बताए हमको पहुंच गए। तो एक तो ये मामला है। जो बात योगी जी ने मुहर्रम के बारे में कही, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब अपोजिशन की पूरी कोशिश ये होगी कि कम्युनल वायलेंस के जरिए उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर पे दाग लगाया जाए। 7 साल में योगी जी ने अपोजिशन को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कोई ठोस आरोप लगाने का मौका नहीं दिया है। 17 तारीख को मुहर्रम के पहले अशुरे का जुलूस है। ईस्टर्न यूपी में, वेस्टर्न यूपी में, छोटे छोटे कस्बों में, गांव गांव में और बड़े शहरों में, लखनऊ में जुलूस निकलते हैं। और मुहर्रम पे टकराव का लंबा इतिहास है, वो यूपी हो, बंगाल हो, झारखंड हो या बंगाल हो, आपको ये पता है। समाजवादी पार्टी को नई नई ताकत मिली है और उसको जो है बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट 92-94% वोट मुसलमानों का मिला है। तो कोई भी खुराफात ना कर पाए, कोई भी साजिश करने की कोशिश ना हो यूपी के। और आपको मालूम है कि 22 जुलाई से चतुर्मास शुरू हो रहा है, सावन शुरू हो रहा है, कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। और आपने देखा होगा कि बड़े की जो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, यूपी के एडीजी ने और दोनों एडीजी सबने जो है पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग का दिल्ली से हरिद्वार का बहुत जो है व्यापक जो है पूरे पूरे दौरे किए हैं। और हर संभव जो भी सुरक्षा इंतजाम होने के जो हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। दिल्ली मिलेट एक्सप्रेस में भी बंद किया जा रहा है कुछ दिनों के लिए। तो ये अब अपोजिशन के सामने एक यही मुद्दा एक यही उम्मीद रह गई है कि हमने बीजेपी को चुनाव में हरा दिया, अब जो इनकी रही सही साख है वो हम कम्युनल टेंशन या कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा करके सरकार की साख पे बट्टा लगा सकते हैं। तो आज योगी जी ने साफ चेता दिया है कि अगर कोई खुराफात की कोशिश की गई तो फिर बुलडोजर तैयार है, ये आप समझ लीजिए। तो ये एक वार्निंग है और उन्होंने अखिलेश को भी चेताया है कि कांग्रेस के साथ रह करके वो बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे। कांग्रेस एक पैरासाइट है, वो वो जिस पार्टी के साथ आती है उसको खा जाती है। तो यूपी में त्योहार के मौसम में और पिछले 7 सालों में कभी भी ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, कोई त्योहार हो, किसी मामले किसी भी अवसर पर कहीं कोई बड़ा कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। तो योगी जी के बेदाग दाग पे ये इस बेदाग रिकॉर्ड पे ये पूरी कोशिश होगी खुराफात करने की कि इस पे दाग लगाया जाए। तो वही योगी जी ने आज चेता दिया है कि भाई अगर करोगे तो अगर कि पहले सड़कें बंद हो जाती थी, त्योहार मनाना है मनाओ, जो नियम कानून कायदा परंपरा के अनुसार मनाओ, वरना घर बैठो। तो अब तक जो तलवारें लहराई जाती थी और ट्रैफिक बंद हो जाता था, घंटों बंद होता था, तो त्योहार के नाम पर खुराफात करने की छूट, स्वतंत्रता किसी को नहीं मिलेगी। बस ये कुल ये मामला है। और आप मुझे बताइए इसके अलावा राज्य का दायित्व इसके अलावा है क्या? और अपने नागरिकों को सुरक्षा उपलब्ध कराना और कानून का राज बनाए रखना ये स्टेट की बेसिक ड्यूटी है और वही सरकार निभा रही है। इसमें कौन सी आपत्तिजनक बात है? और जिसको आपत्ति हो वो आगे बताए कि उसे क्या आपत्ति है। और अगर अमित शाह योगी आदित्यनाथ के रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं तो एज होम मिनिस्टर उन्होंने कई अवसरों पर लोगों को निराश किया है। जहां जहां कार्रवाइयां होनी चाहिए थी वहां कार्रवाइयां नहीं की गई हैं। योगी आदित्यनाथ कम से कम इसके लिए जाने जाते हैं कि अगर किसी ने गुस्ताखी की तो ये घूस भर देते हैं उसका। और जिस बुलडोजर का आपने नाम लिया है, अब इसकी दुहाई तो पाकिस्तान से लेकर के तमाम देशों में दी जाने लगी है।
और यहाँ यहाँ तक के कोर्ट्स के जो जस्टिस हैं, वो भी अब बुलडोजर का नाम लेने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही है कि भाई बहुत हो गया, अब योगी आदित्यनाथ को आगे लेकर के आइए, लेकिन ये तो वहीं उनके पर कतरने के चक्कर में है। आप ये सोचिए, यूपी में दुर्गा शंकर मिश्रा चीफ सेक्रेटरी हैं। यूपी के इतिहास में कभी चीफ सेक्रेटरी को 2.5 साल का एक्सटेंशन नहीं दिया गया, कार्यकाल विस्तार नहीं दिया गया। दुर्गा शंकर मिश्रा की वजह से कम 5 लोग चीफ सेक्रेटरी बनने से का ख्वाब लिए रिटायर हो गए। ये है केंद्र के अमित शाह के दखल का आपको सबूत। जो एक भ्रष्ट आईएएस अफसर था आपका नवनीत सहगल, उसको अमित शाह ने प्रसार भारती का चेयरमैन बना दिया दिल्ली में ले जाके, क्योंकि उनको और उस आदमी को कभी योगी जी ने महत्व नहीं दिया। और ये आदमी मायावती और अखिलेश यादव की आंख का तारा था, लेकिन योगी जी के राज में ये आदमी कभी महत्वपूर्ण नहीं बन पाया। लेकिन अमित शाह ने उसको प्रसार भारती का चेयरमैन बना दिया, जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट की पोस्ट है। तो इतना तो दखल है दिल्ली का यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन में। डीजीपी कौन बनेगा, चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा, ये सब यूपी से तय होगा। और दबी जुबान से ये भी बात कही जा रही है कि साहब यूपी में इस बात को लेकर के भी नाराजगी है कि हर बड़े प्रोजेक्ट में गुजराती कंपनियों का दबदबा है, हर जगह गुजराती कंपनियां छाई हुई है। तो ये सब भी तो दिल्ली के दबाव का नतीजा है। तो ये सब जो हो रहा है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन भारतीय जनता पार्टी को सूनर देन लेटर रिजॉल्व करने होंगे। अगर आपका संगठन, आपकी सरकार, आपका शीर्ष नेता, अगर आप अपने शीर्ष नेता की टांग खींचने में ही लगे रहेंगे, मुख्यमंत्री की टांग खींचने का काम अगर संगठन करता रहेगा, तो वो चुनाव क्या लड़ पाएगा। तो इसलिए और आज हमें ये देखना है कि जो कार्य समिति की बैठक हुई है, क्या इससे कोई जो भी चीजें, जो गांठें हैं, जो बातें अनसुलझी हैं, क्या वो सुलझेंगी। लेकिन जिस तरीके के रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, तो इनको देख के तो नहीं लगता कि इनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी है। ये तो वही चाहेंगे, ये तो वही करेंगे जो अमित शाह चाहेंगे। और ये भी देखना है कि ये अभी कितने समय तक और रहते हैं अध्यक्ष पद के ऊपर, क्योंकि मेरा ख्याल है 22 जुलाई को बजट सत्र शुरू हो रहा है लोकसभा का, और वो चलेगा 12 जुलाई, वो चलेगा 12 अगस्त तक। जी हाँ। और तो उसके बाद ही मेरा ख्याल है भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। और एक बात आप भूल गए, जेपी नड्डा राज्य कार्यकारिणी के पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन यहाँ 2 दिन आके समीक्षा बैठक कर चुके हैं, और सारा डाटा, सारे आंकड़े, सारी शिकायतें सुन चुके हैं, सब ले गए अपने साथ वो। लेकिन अब क्या उसके आधार पर जेपी नड्डा ने कोई नए निर्देश जारी किए, कोई नए निर्णय किए, ऐसा तो दिखाई पड़ा नहीं। क्योंकि बीएल संतोष को पूरी जानकारी है, उनको सामने बता दिया गया कि साहब कम से कम 100 एमएलए ने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोकसभा के उम्मीदवार का विरोध किया। तो अब बीएल संतोष ने जो इनपुट दिया जेपी नड्डा को, उसके ऊपर वो कोई कार्रवाई करेंगे या उसको या एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने उसको बहुत गंभीरता से लिया है, कुछ कर रहे हैं, ऐसा कोई संकेत आज जेपी नड्डा के भाषण से नहीं मिला। बिल्कुल सही बात। एक बात और साहब, ये जो मुंबई में जमावड़ा हुआ है इंडिया अलायंस के नेताओं का, और वहां मुलाकातें भी हुई हैं, ममता बनर्जी उद्धव से मिली, शरद पवार से मिली, कुछ और नेताओं की आपस में मुलाकातें हुई, अखिलेश यादव से मिली, चर्चा ये चल निकली है। और मुझे तो इस पर पूरा भरोसा है कि ममता बनर्जी ने ये इनिशिएट कर लिया होगा कि ये जो राहुल गांधी मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे विपक्षी गठबंधन के नेता बन जाएं, ये सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी, यानी नेता प्रतिपक्ष बनने के साथ ही एक तरीके से ये ग्रैब कर रहे हैं सारे विपक्षी दलों को, जिनकी 37 सीटें भी हैं, जिनकी 29 सीटें भी हैं, जिनकी 22 सीटें भी हैं, सबको अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आज शाम को एक चर्चा देख रहा था, यूपी पर ही थी, कार्य समिति की बैठक पर थी, तो सुप्रिया श्रीनेत कह रही थी कि ये जो बुलडोजर चलाया था उसकी आह ले डूबी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में। ये जो
कांग्रेस पार्टी का अति उत्साह और आक्रामकता है। जहां अकेले लड़ी है कांग्रेस पार्टी, वहां 26% का स्ट्राइक रेट, और जहां सहयोगी दलों के साथ मिलकर के लड़ी है वहां 50% का स्ट्राइक रेट। यानी फिर वही खेल अब कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है। ये थोड़ा बहुत कामयाब अगर हुए हैं, 99 तक पहुंचे हैं, तो परजीवी कांग्रेस जो एक नाम दिया है नरेंद्र मोदी ने, दूसरों का खाना खा करके वहां तक पहुंचे हैं। और आक्रामकता ऐसी है जैसी यूपीए 1 और यूपीए 2 में थी। जिनसे समर्थन ले रहे हैं उनके खिलाफ ही सीबीआई की फाइल खुलवा दो। आपने आज ध्यान दिया होगा, सारे अखबारों की अंग्रेजी हिंदी में हेडलाइन है कि पूरे देश में जो विधानसभा में उपचुनाव हुए उसमें 10 सीटें इंडिया अलायंस को मिली है। और जबकि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, और उस 10 सीटों में ममता बनर्जी की भी 5 सीटें शामिल हैं, 4 सीटें शामिल हैं। तो उसको भी जोड़ दिया इंडिया अलायंस में। तो ममता बनर्जी इस बात को लेके बहुत नाराज है। और ममता बनर्जी भारत की राजनीति की जो अपोजिशन स्पेस है वो पूरी की पूरी राहुल गांधी को कब्जा करने का मौका कभी नहीं देगी। और दूसरी बात, एक बात बहुत साफ है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कल हमला हुआ है, राहुल गांधी के लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है कि जिस तरीके से आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो लगातार 10 साल से घृणा कैंपेन चला रहे हैं और आपकी सीटें 99 हो गई हैं, आप लीडर अपोजिशन बन गए हैं, तो आपकी घृणा का स्तर और बढ़ गया है। जयराम रमेश बहुत ही भद्दी भाषा में रोज ट्वीट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर। और और चाइना वाली घटना जो अप्रैल 20 में जो गलवान में हुआ था, उसके बाद भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप में बड़े पैमाने पर इंडियन एयरफोर्स का, मिलिट्री का नेवल बिल्डअप किया है। बहुत बड़ा नेवल बेस बन रहा है और वो नेवल बेस चाइना के लिए खतरे की घंटी है। भारत का विदेश मंत्रालय कह चुका है ये आवश्यक नहीं है कि लद्दाख और गलवान में होने वाले हर टकराव का जवाब लद्दाख में ही दिया जाए, वो अंडमान में भी दिया जा सकता है। अंडमान में मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट से चाइना का जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड है वो 80% वहां से गुजरता है। बिल्कुल। भारतीय नौसेना आज उसको ब्लॉक करने की स्थिति में है। जयराम रमेश लगातार अंडमान में भारत के मिलिट्री बिल्डअप के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। आप उनकी एक्स की टाइमलाइन देख लीजिए, ये किसके लिए काम कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में अपने भाषण में कहा है कि कांग्रेस ने भारतीय सेना का आधुनिकीकरण कभी नहीं होने दिया। ये किसके लिए किया? उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन जो लोग जानकार हैं वो जानते हैं कि किसके लिए हो रहा था। रफाल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को कलंकित करने के लिए, बदनाम करने के लिए कितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया था कांग्रेस ने 2018-19 में कि चौकीदार चोर है, जबकि रफाल इज ए मैचलेस फाइटर जेट एयरक्राफ्ट। और आज जो है फ्रांस उसकी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है। तो और एके एंटोनी पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि हमने अपने बॉर्डर एरिया को डेवलप इसलिए नहीं किया कि चाइना अगर आना चाहेगा तो वो आ नहीं पाएगा क्योंकि रोड ही नहीं है। और पिछले 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में मैसिव बिल्डअप किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। और चाइना को कभी ये उम्मीद नहीं थी कि अगर गलवान में क्लैश होगा तो इंडियन आर्मी 50,000 60,000 ट्रूप वहां 4 साल पड़ी रहेंगी। ये कभी उनके कैलकुलेशन में था ही नहीं। तो ये सब जो हो रहा है, तो राहुल गांधी को अब ये तय करना होगा कि क्या इतनी घृणित कैंपेन, और इसमें वो शंकर भगवान को लपेट रहे हैं। वो अहमदाबाद में भी वो वाली फोटो लिए घूम रहे थे जो लोकसभा में लेके आए थे। तो सनातन धर्म के खिलाफ के खिलाफ ये जो उनकी घृणा वाली कैंपेन है, ये क्या ऐसे ही चलती रहेगी? इसी घृणा कैंपेन का नतीजा है जो अमेरिका में इतना जबरदस्त पोलराइजेशन है और ट्रंप के ऊपर गोली चल गई है। तो ये समझदार को इशारा काफी है कि आप जो है अगर घृणा के स्तर को आप अपने जो हेट कैंपेन को आप किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं, ये राहुल गांधी को तय करना होगा। और 22 तारीख को लोकसभा के सत्र शुरू हो रहा है, 23 को बजट आ रहा है।
साफ दिख जाएगा। और ये बात एजेंडा में थी बंबई की में जो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आप जुड़े और आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार।